बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेकर इस सेशन में आए हैं और हमारा टॉपिक है कि डीएमई में हम किस तरीके से डीएमई पीओएस सेगमेंट के अंदर हम किस तरीके से मार्केटिंग करें और किस तरीके से हम ऑर्गेनिक ऑर्डर और रेफरल ऑर्डर लेकर आएँ। तो मेरे साथ अंसर मौजूद हैं कि जो ज़्यादातर हमारे डीएमई के जो क्लाइंट्स हैं और जो हमारी ख़ुद की भी डीएमई कंपनी है वो उसको ओवरऑल मैनेज कर रहे होते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि हमारा जो सेशन है वो यूज़फुल रहे और उसमें जो भी मार्केटिंग करते हुए इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, या वो टिप्स या वो तरीके कि जिनसे ऑर्डर्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, उनको जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तो मतलब बात कोई भी नहीं करता, छुपाने वाली बात होती है, लेकिन क्योंकि हमारा मिशन ऐसा है, हमारा विज़न ऐसा है, हम चाहते हैं कि जो आउटबाउंड इंडस्ट्री है वो इनबाउंड और रेफरल मार्केटिंग की तरफ आए, जो कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। सो इसके लिए इन बांटने से तो बढ़ता है, तो इसके लिए ये वाला सेशन बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई कैसे हो अंसर, आप कैसे हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट करना होगा इस चीज़ से कि इनबाउंड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा टफ़ और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है कि जब हम डॉक्टर ऑफिस को फ्लायर भेजते हैं, उनको फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं। एक तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ऑफिस मैनेजर या सोशल वर्कर या रेफरल कोऑर्डिनेटर तक पहुंचना। तो आपकी नज़र में जो ये मुश्किल स्टेप है, इससे कैसे निकले जाए, और ज़रा आप इस टॉपिक के बारे में बताओ। जी, मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ कि हमने कैसे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट तो हम लोग डेटा वगैरह हंट करते हैं अपना गूगल से, ज़ूम इन्फो से, और देन उसके बाद हम लोग आउटरीच करते हैं। पहले तो हम लोग अपना फ्लायर बनाएंगे जो हमारी डीएमई होगी, डीएमई के नाम से, कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट कर रहे हैं, कौन सी इंश्योरेंस कर रहे हैं, ताकि अगर हम लोग फ्लायर में सारे प्रोडक्ट और इंश्योरेंस मेंशन कर देंगे तो हर ऑर्डर आता रहेगा, और जब सारे ऑर्डर्स आएंगे तो हम लोग फुलफ़िल नहीं करेंगे, जिससे हमारे क्लिनिक से रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो पहले हम लोग एक मेक श्योर करेंगे फ्लायर अच्छा हो, और उसके बाद फ्लायर अच्छा होने के बाद जो हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं, वो हम लोग फ्लायर में मेंशन करें, ताकि हम फैक्सेस के थ्रू डॉक्टर ऑफिस को अपना फ्लायर सेंड करें। और अच्छा, यहाँ फ्लायर में एक चीज़ जो है ना वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि मतलब दो तरीके से फ्लायर की मार्केटिंग हो सकती है। एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना उनको कोल्ड फैक्सिंग करो, जो कि बहुत अनएथिकल होता है, और अगर हाँ वो अपने आप को ऑप्ट आउट करना चाहें तो ज़रूर आपके फैक्स में कोई ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो आपसे ये मार्केटिंग फैक्सेस रिसीव ना करना चाहें तो आप वो ना करो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेशेंट की हेल्थ और पेशेंट की केयर हो रही होती है। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में एक डॉक्टर ऑफिस कंपाइल हुआ होता है। सो अगर उनको इस तरह के भी मार्केटिंग फैक्सेस आएंगे तो उनके लिए बहुत इशू हो जाएंगे। सो एनीवेज एक तरीका ये भी है कि आप उनको फिज़िकली फैक्स जो है ना उनके ऑफिस में सेंड करवाओ, और या उनके पीओ बॉक्स के ऊपर, तो वो उनको रिसीव हो जाता है। उसका ओपन थ्रू रेशो होता है, वो एवरेज होता है, लेकिन उससे काम चल जाता है। तो एक ये बात मेरे जहन में आई जो मैंने कहा कि हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्लायर में उसके बॉटम पे मेंशन कर दें, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है वो हमें बता देते हैं, ताकि हम लोग उसको फैक्स नहीं करें, वो हम लोग नोट भी कर लें, ताकि बार बार हम लोग फैक्स नहीं सेंड करें। पहली तो हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि हम लोग पहले कॉल करते हैं, उससे फैक्स नंबर ले लेते हैं और ईमेल ले लेते हैं, और अथॉरिटी पर्सन से कोशिश करते हैं कि हम लोग कनेक्ट हो जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हमें ऑर्डर्स आते रहें। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फॉलोअप। जितने आप कंसिस्टेंट रह के फॉलोअप करोगे उतने अच्छे रिजल्ट होंगे। पहले तो ये कि टाइम लगता है, एक वर्क फ्लो बनता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगते हैं, तो एक वर्क फ्लो आपका सेट हो जाता है। तो देन क्लिनिक्स आपको देखती हैं, आपकी सर्विस देखती हैं। इसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट केयर। अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, वो चेक करता है कि आपका ऑर्डर कितने दिन में आप पूरा कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंट केयर अच्छी करोगे, जैसे पहला ऑर्डर आया आपने जल्दी फुलफिल कर दिया और जल्दी इक्विपमेंट दे दी, तो यही करते हैं वो, क्योंकि उनका बर्डन कम हो जाता है डॉक्टर ऑफिस का, क्योंकि वो हमारी जैसी यहाँ पे जो है ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आउटबाउंड वाले सेगमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो ये बात तो कभी भी उनको हजम नहीं होगी, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा बात होती है उन लोगों से कि जो आउटबाउंड वाले सेगमेंट में होते हैं, तो वो उनको तो मतलब कोई मनी चाहिए होता है, उनके पास तो नेट 7 नेट 14 पे पैसे आ रहे होते हैं, और वो बिल भी जो है ना मीडियम टिकट आइटम को बिल कर रहे होते हैं, ब्रेसेस को बिल कर रहे होते हैं, और CGMs को बिल कर रहे होते हैं। तो उसमें उनकी कह लो कि ब्रेसेस में तो अच्छी खासी बचत हो जाती है, CGM में भी उनकी $100-150 बच जाते हैं, अगर वो अच्छी जगह से ले रहे हैं, अच्छे वेंडर से, कि जो उनको बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रेट्स दे रहा है।
सो अब जाहिर सी बात है कि जब आप डीएमई इनबाउंड शुरू करते हो तो इनबाउंड तो आप मोबिलिटी प्रोडक्ट्स से, लेजेंडरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो केन, क्रचेस, वॉकर, रोलेटर से स्टार्ट करोगे आप। जाहिर सी बात है आप फ़ौरन से, ऑफ कोर्स अगर आपके पास अच्छा बिलर है, आपके पास अच्छा वेंडर है, तो आप अपनी एक्रीडेशन को देखते हुए ऑक्सीजन सप्लाईज़ में भी जा सकते हो और इनकॉन्टिनेंट सप्लाईज़ को भी बिल कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको स्टार्ट तो अगर आप बिल्कुल ही आई मीन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस टीम नहीं है, तो आपको मोबिलिटी इक्विपमेंट से ही करना है, जो कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ऐसे ही। और आप हॉस्पिटल बेड भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी एक आप कह लो कि जाके वहाँ पे पूरा सेटअप करना होता है हॉस्पिटल बेड को, उसकी कवरेज डिटर्मिनेशन को देखना, सब कुछ। सो एनीवेज, हाँ, इनबाउंड का आपने जो बताया कि एक पूरा पूल में टाइम तो ज़रूर लगता है, 1-2 महीने तो इसमें लग ही जाते हैं कि मतलब 4-5-6 डॉक्टर ऑफिसेज आपको ऑर्डर्स देना शुरू हो जाएं। लेकिन फिर आगे जाके ये, क्योंकि एक पौधा है, एक ऑर्गेनिक जर्नी है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो फिर जब ये पौधा लगता है तो आगे जाके फ्रूटफुल होता है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये होता है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन ये आपके फ्यूचर में काम आता है। क्योंकि जब आप एक पूल बना लेंगे 50 क्लिनिक्स का, तो आप ये देखिए कि हर क्लिनिक जब आप मंथली एक ऑर्डर भी दे रहे हैं तो आपको मंथली 50 ऑर्डर आ रहे हैं। तो एक पूल बन गया आपका 50 का, तो वो 2 ऑर्डर एक क्लिनिक देगा, एक क्लिनिक 3 देगा, तो ऐसे ही वर्क फ्लो बनता रहेगा। लेकिन इसमें ये कि आपका फ्यूचर काम है। अब ये कि आउटबाउंड में ये होता है कि आपको लीड्स लेनी पड़ती हैं, चेजिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी, वो कॉस्ट हट जाती है। इसमें डायरेक्ट आप क्लिनिक से हो जाते हो, और इसमें ये कि फ्यूचर है और आप फेक काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये हम लोग इसमें जो आउटबाउंड वाले चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाएं, इसमें हम अगर आपके पास बजट है तो आप वो अपना एड्स वगैरह चला सकते हो। ये हम लोग उनके लिए बता रहे हैं जो मतलब बेसिक, मतलब जिनके छोटे सेटअप्स होते हैं, तो वो उनके लिए। हाँ, मतलब वो आप आउट ऑफ पॉकेट का, मतलब एक अच्छा सा स्टोर बना के, फॉर इंस्टेंस किसी डीएमई के अम्ब्रेला के अंदर आप काम कर रहे हो, उनके पास एक्रीडेशन है, उनके पास P10 है। आई मीन आउट ऑफ पॉकेट के लिए तो P10 के लिए ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है P10 की। सो यस, वो पूरा स्टोर बना के आउट ऑफ पॉकेट के ऊपर काम कर सकते हैं। और वो अगेन वही कि आउट ऑफ पॉकेट के ऊपर काम करें। फॉर इंस्टेंस ऐसा टिकट आइटम हो कि जिसमें कम से कम आपका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो $40-50 का हो, क्योंकि एड की कॉस्ट आपको जब 2-3 महीने के बाद आपका एड मैच्योर होगा तो तकरीबन आपको, मतलब एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ही है जो ऐड के ऊपर है, वो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से कोई $30-35 के आसपास पड़ी होगी। तो आपको एक प्रोडक्ट पे तकरीबन 10-15-20-25 बचे, तो फिर आपके पास अगर 300-400-500 ऑर्डर्स होते हैं तो वो कंपाइल करके आपके पास एक अमाउंट बन जाएगी। और फिर अगेन ये आप फिर हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जा सकते हो, रिहैबिलिटेशन के प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हो, आउट ऑफ पॉकेट ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगेन येस, आउट ऑफ पॉकेट की मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स में 20-25% की मार्केट आउट ऑफ पॉकेट की ही है। और यस, बहुत सारे लोग इस सेगमेंट को मिस करते हैं। ये हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मतलब छोटे सेंटर्स हैं, क्योंकि उनके पास रिंग सेंटर तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कोल्ड कॉलिंग करके अपना डॉक्टर ऑफिस से कनेक्ट हो सकते हैं। बस इसमें ये कि आप कंसिस्टेंसी, पहले तो ये होता है कि देखो एक मसला यहाँ पर ये भी है, आप बार बार जो मतलब कॉल सेंटर्स की बात कर रहे हो छोटे, कि एक छोटे कॉल सेंटर के पास यहाँ पे मतलब बजट नहीं होता। ऐसे अगर वो फॉर इंस्टेंस इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं और वो एक डीएमई को मतलब उनको आप खुद देखो ना कि उनको कितने वॉकर्स और रिलेटर्स और कितने सीजीएम के ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे जब उनका खर्चा चलेगा। मतलब एक छोटे से कॉल सेंटर्स का खर्चा अगर $2-2.5 भी है तो $2-2.5 के लिए कम से कम उनको $10-12 की तो बिलिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी होगी, फिर यूएस के ऑफिस का भी खर्चा होगा। सो फिर जाके यहाँ पे उनके $2-2.5 कवर होंगे। तो मेरे ख्याल से उनको $10-12 की बिलिंग करने के लिए एटलीस्ट उनको चाहिए होंगे कोई 12-13 डॉक्टर ऑफिस, जो उनको तकरीबन हफ्ते के 3-4 ऑर्डर्स दे रहे हों। और अगेन येस, फिर उनको बिलिंग भी प्रॉपर करनी आती हो, क्योंकि सिर्फ अगर आप पेशेंट को प्रोडक्ट दे रहे हो और बिलिंग भी कर रहे हो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, ऑडिट रेडी नहीं है, तो अगेन वही जो मतलब हम देखते भी हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते भी हैं। और आज भी इनफैक्ट हम लोग एक ऑडिट को डिस्कस कर रहे थे, जो एक क्लाइंट के ऊपर रैक से ऑडिट आया है, जो RAC कॉन्ट्रैक्टर है, कोविन टीटी जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके ऑडिट को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें यही है कि आई मीन वो तो जाहिर सी बात है कि वो रिकॉर्ड्स को और सैम्पल्स को देख के ऑडिट्स भेज रहे होते हैं, लेकिन उसमें उसने डॉक्यूमेंटेशन में जो व्हील चेयर के एडॉन्स दिए हुए थे पेशेंट को, वो SWO में मेंशन नहीं थे। मेडिकेयर की जो गाइडलाइंस है उसमें सारे एडॉन्स मेंशन होने चाहिए SWO में। सो
एनीवेज ये बात मेरे जहन में आई, मैंने सोचा डिस्कस करें। जी ऐसे ही। तो बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं प्रोवाइडर रिलेशन, तो इसमें ये होता है कि आपका फ्लायर अच्छा होना चाहिए। फ्लायर अच्छा हो, जो आप इक्विपमेंट करते हैं वही उनको दें, ताकि अगर वो कोई और इक्विपमेंट देंगे वो आप नहीं कर सकते, तो उससे ये होगा कि पेशेंट की अपना इक्विपमेंट में डिले होगा। जब डिले होगा तो आपके रिलेशन ख़राब होंगे उससे। तो एक चीज़ इसका ख्याल रखें जब ये करें तो पहले तो ये कि उनका डेटा हंट करें, और इसमें ये कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप फॉलोअप करेंगे और उनको और फॉलोअप करते रहेंगे, फ्लायर सेंड करेंगे, ईमेल करेंगे, और आप अच्छी पेशेंट केयर करेंगे, तो आपका 2 से 3 से 4 मंथ लगेंगे पूल बनने में। अगर आपने पूल अच्छे से बना लिया तो अच्छा, देन आपका इसमें जिस तरह हम लोग एआई का फ़ायदा ले रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें एआई यूज़फुल हो रहा है, मतलब एक अच्छा ब्रिलियंट वर्क फ्लो बनाने में, क्योंकि एआई से अब हम गूगल शीट्स पे ऐप स्क्रिप्ट्स भी लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, कि जिनको पहले बहुत टाइम लगता था, ताकि हमें ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आए। किस तरह हम गूगल कैलेंडर को ऐड कर सकते हैं, किस तरह एक नेक्स्ट लेवल वर्क फ्लो डिसिप्लिन का बना सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल से इस डिसिप्लिन को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको जल्दी से कवर करो, मतलब इस टॉपिक को, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और वो जो शॉर्ट अटेंशन स्पैम वाले हैं वो भाग जाएंगे। ऐसे ही। तो बेसिकली हमारा स्टेप 1 ये है कि हमने पहले डेटा हंट करना है ज़ूम इन्फो से और गूगल से। तो हम लोग अपने पहले तो जाके जिस भी अपना स्पेशलिटी की जो हम लोग इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो हम लोग वो वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि ये स्पेशलिटी हमारे लिए सही है या नहीं। तो देन उसका डेटा हंट करना है। हंट करने के बाद हम लोग रीच आउट करेंगे डॉक्टर ऑफिस को, और उनको अपनी सर्विसेज बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और फिर उनका फैक्स नंबर लें, ईमेल लें, और अथॉरिटी पर्सन का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लें पहली कॉल पे मुश्किल होता है कि आप अथॉरिटी पर्सन से कॉन्टैक्ट मिले। तो पहली कोशिश ये करें कि उसका नेम ले लें, फैक्स ले लें, और फैक्स और ईमेल कर दें आप पहली ईमेल पे। और इसमें ये फ़ायदा है क्योंकि इसमें ये कि आपको रिजेक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उनका एक बर्डन कम कर रहे हैं। क्योंकि उनके ज़्यादातर इशू आते हैं कि ज़्यादातर डीएमईज़ ये तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से वो अलग अलग डीएमई को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। तो उनका टाइम बचाने के लिए हम लोग उनको जब ऑफ़र करवाएंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी इक्विपमेंट कर देंगे, और देन उसके बाद वो किसी और को क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब जल्दी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन जल्दी से जल्दी करके दे रहे हैं, और हर चीज़ टाइम से टाइम कर रहे हैं, और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग सही से देख रहे हैं, तो वो हमें चूज़ करेंगे। तो ये है कि आप राइट पर्सन पे जाके राइट पिच करोगे, देन ही वो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसमें ये कि टाइम टेकिंग है, तो पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म काम है, एकदम तो नहीं कि चुटकी से ये काम हो जाए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। तो बेसिकली ये हमारा वर्क फ्लो है जो हम लोग डायरेक्टली इनबाउंड ऑर्डर लेते हैं डॉक्टर ऑफिस से। तो इससे ये होता है कि हम लोग फेक काम से बचते हैं और आउटबाउंड से बचते हैं, लेकिन कम आता है लेकिन अच्छा आ जाता है। और इसमें ये कि आपने एक पूल बना लिया तो बहुत जैसे कि हमारी हम कितना अपना प्रोवाइडर रिलेशन कर रहे हैं, फिर रिफिल्स भी होते हैं, फिर रिकरिंग सप्लाईज हैं, सीजीएम का अगर आपके पास पेशेंट का पूल बनना शुरू हो जाए, उनको रिफिल्स जारी होती हैं, डायपर्स के पेशेंट्स होते हैं, कैथेटर्स के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे ही है। सो यस, ऐसे ही कि जैसे हमने इनकॉन्टिनेंस के 100 पेशेंट का पूल बना लिया, फिर उसके बाद हमने अपना सीजीएम का हो गया और रेंटल इक्विपमेंट, तो हम लोग हमारे पास 100-200 पेशेंट ऐसे जमा हो जाते हैं। तो देन उसके बाद वो तो हमें मंथली उसकी इनकम आती रहेगी। तो इसमें अच्छा, यहाँ मैंने एक जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा है वो ये है कि मतलब ये एक डिस्कशन ही है कि असल जो मैं कहूँ कि महारत है ना, वो ये है कि आप पेशेंट के पूल को अच्छे तरीके से मैनेज करो एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पेशेंट्स बढ़ते हैं सो फिर वो लैग आना शुरू हो जाते हैं और वर्क फ्लो में इश्यूज आने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा कोई EMR सिस्टम होगा, आप हमारा भी कस्टमाइज़ यूज़ कर सकते हो। आई मीन अगर आप चाहो तो हम आप लोग को अपना की कस्टम EHR सॉफ्टवेयर जो है वो हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं। एनीवेज, लेकिन उसमें यही है कि आपको जो मैनेज करना है वो टाइमली, मतलब पूरे वर्क फ्लो को मैनेज करना है, पूरे पूल को देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन में लैप्स नहीं आना चाहिए। ऐसे मतलब एक पेशेंट की रिफिल्स जा रही है और रिफिल्स जाने में फॉर इंस्टेंस उसकी प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर हो गई है और वो रिन्यू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन पॉपुलेट नहीं हुआ और वो नहीं आई, और फिर कल को ऑडिट आया, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी पेमेंट रिकूपमेंट हो जाएगी। कोई पोस्ट पेमेंट का ऑडिट अगर आया, तो यस, आपको इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आपने वर्क फ्लो को बहुत डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है, चाहे वो मार्केटिंग का वर्क फ्लो हो या चाहे ऑर्डर्स आने के बाद पेशेंट की केयर का हो। इस सारे वर्क फ्लो को आपने बहुत डिसिप्लिन से लेके चलना है, क्योंकि DME में जो छोटा मोटा मेरा तजुर्बा है उसमें यही है कि मेडिकेयर FFS वाले
पेशेंट्स को आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, आपको पैसे टाइम पे मिल जाते हैं, मेडिकेयर एडवांटेज के मेडिकेयर एडवांटेज के आई मीन उसमें मेडिकेयर एडवांटेज में आपको थोड़ा सा लेट मिलते हैं पैसे, लेकिन मेडिकेयर एफएफएस का ऑडिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उनकी जो रिकूवमेंट्स होती हैं और उनकी जो रीपेमेंट्स होती हैं, उनके जो ऑडिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी, आप ऑडिट रेडी बैठे होगे तो आपकी बचत है, वरना तो जितने पैसे आप उनको वापस देने में गंवा दोगे और आपका इक्विपमेंट भी चला जाएगा। भाई पेशेंट के पास अगर इक्विपमेंट चला गया आपका और फिर आपको मेडिकेयर को पैसे भी वापसी देने हैं, तो आप खुद सोचो कि आप कितने माइनस पे चले गए, तो आप कैसे मतलब चला पाओगे इसको। ऐसे ही तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ऐसे इनबाउंड ऑर्डर लेते हैं ताकि हम लोग आउटबाउंड से तकरीबन हमें 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो गई। हमने खुद ही स्टार्ट किया था, गलतियां कर करके हमने एक वर्कफ्लो बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हमारा फैसिलिटीज़ इसमें ये कि अगर आपने कोई 5 से 6 2 से 3 हॉस्पिटल आपने ऑन बोर्ड कर लिए, वही आपको दिन के 17, 18, 20 ऑर्डर देते रहेंगे। वाह। तो ये है कि आपके बस 1-2 छक्का लग गया, कोई हॉस्पिटल ऑन बोर्ड हो गए। और आपको याद है कि मैं शुरू में आपसे ऐसे चक्कों की बात करता था कि लगेगा कोई बेड टिप बोला ही कि फिर आई नहीं आई वो। ऐसे ही है वही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। हाँ, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है कि वो नहीं आ रहा, मतलब कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अगर आप सही कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो अप कर रहे हो, अगर आप हर लीड को प्रॉपर चेज कर रहे हो, ये येस होगा या नो होगा। अगर आप 2 महीने तक 3 महीने तक वॉइस मेल आ रहा है, आप एक वर्कफ्लो सेट करें कि इतने दिन बाद मैंने रीच करना है दोबारा। अब ये नहीं कि हर वक्त उनको भी इरिटेट कर दो, उनका काम ये होता है कि पेशेंट केयर करना। तो देखकर अगले को जज करके कब मुझे कॉल करनी चाहिए और उससे भी परमिशन लें ताकि वो इरिटेट ना हो। तो ख्याल रखें इस चीज़ का भी। मेक सेंस। देखो जो मेरा आइडिया है ना, जो मैंने समझा है कि अगर आपके पास एक प्रोवाइडर रिलेशनशिप ऑफिसर है जो कि इनबाउंड विजुअल मार्केटिंग कर रहा है, और अगर वो फॉर इंस्टेंस 8 आवर्स काम कर रहा है, तो दिन में तकरीबन वो आप कह लो 60 to 65 जो है वो क्लिक्स कर सकता है। आई मीन क्लिक्स का मतलब है कि 60 to 65 वो एक्शंस ले सकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कि उसमें भी लोड ना हो, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत प्लानिंग का काम है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा आई मीन कॉल्स वगैरह करेगा तो उसको प्लान नहीं कर पाएगा। सो इंस्टेड के वो क्वांटिटी पे जाए, क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर वो फॉर इंस्टेंस 30 to 35 कॉल्स भी कर रहा है एक दिन में और हर फैसिलिटी के ऊपर कस्टमाइज काम कर रहा है, पूरी फैसिलिटी को देखते हुए, आई मीन पूरी एआई के ऊपर एआई से उनके ऊपर रिसर्च करवा कर और उनके वीक पॉइंट्स को ढूंढ कर और राइट प्रोडक्ट लेने के लिए राइट स्पेशलिटी में जा रहा है वो। और ऑफ कोर्स इस राइट स्पेशलिटी में भी राइट बंदे के पास, मतलब अगर सीजीएम को ऑर्डर्स चाहिए तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के ऑफिस में भी उसको रेफरल कोऑर्डिनेटर या ऑफिस मैनेजर के पास या सोशल वर्कर के पास जाना होगा। फ्रंट डेस्क वाले का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सो फिर जो है ना, आई मीन अगर ये काम डिसिप्लिन से हो रहा होगा ना, और ये काम आई मीन वही वाली बात है ना कि अगर आपने बेलचा सही तरीके से पकड़ा होगा तो आप खुदाई कर पाओगे ना, अगर उल्टा पकड़ा होगा खुदाई कैसे होगी। ठीक है। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई मेहनत हो लेकिन सही डायरेक्शन में हो। आई मीन वर्क फ्लो अगर एक ही बार में नेक्स्ट लेवल सही तरीके से डिज़ाइन नहीं है, उसकी वीकनेसेस की वजह से आगे प्रॉब्लम्स आएंगे। जी, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो एशिया के लोग हैं, कहीं ना कहीं से वो तरीका निकालते हैं कि स्कैम करें। तो इसमें भी स्कैम नहीं करने लग जाएं कि ऑर्डर्स पकड़ें और दूसरी डीएमईस को, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें ये कि ये स्टॉक लॉ के खिलाफ है, तो ये अलाउ नहीं है कि आप किसी और डीएमई से मार्केटिंग कर रहे हैं और आप ऑर्डर बेच रहे हैं। हाँ, ये अलाउ नहीं है। दिस इज नॉट कंप्लायंट। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखें। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब हम ये सब सेशंस करने का सोच रहे थे कि यार अब एक सीख ली है, अब इसको सिखाते हैं सबको मिलकर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जिस पे हम डिस्कशंस किया करते थे वो यही थी कि यार अब जाहिर सी बात है, जब लोगों को तो अभी ये चीज़ पता ही नहीं है कि इस तरह से भी काम होता है। ज़्यादातर लोगों को 80-90% लोगों को ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो 10% वो लोग हैं जिनसे हमने काम सीखा है। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत दे और उनको इसकी पूरी की पूरी खैर दे। लेकिन हमारी डिस्कशन होती रहती थी इस सिलसिले में कि यार ये काम जो है ना ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बड़ा रिस्क वो है कि जो अभी चल रहा है मार्केट में आउटबाउंड काम, और ये एलएलसी और शेल कंपनीज बना के स्ट्रॉ ओनर्स के ज़रिए जो
लैब्स और डीएमई के अंदर फेक बिलिंग और अब्यूज़ वेस्ट और इस तरह की बिलिंग चल रही है, ज़्यादा ख़तरनाक है। सो क्योंकि इसमें हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनको सही लाइट दिखे और सही रोशनी दिखे तो वो बिल्कुल जी, सही काम हमारी करेंगे। कोशिश भी यही है कि वीडियो का मकसद ही ये बनाने का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे हैं। इनकी वजह से कितने जो रियल काम करते हैं उनकी जिसकी वजह से कितने प्रोडक्ट पे भी प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायर्ड हो गई है हाँ और काफ़ी काम रुक गए हैं ऑडिट हाँ, ये जो सारे के सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और सारे के सारे चेक्स हैं, ये लगे हैं सिर्फ आई मीन जिन प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रॉपर बिलिंग हुई है, ये उन्हीं की वजह से हुआ है। आई ऐसे मीन प्रायर ऑथराइजेशन जो रिक्वायर्ड हुई है एक के बाद सबसे पहले व्हील चेयर्स में आई थी। सो ये इसी की वजह से। यस, यू आर राइट। जी सो ठीक है, आज का सेशन मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहा होगा, आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और जो लोग एंड तक देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को सुनने के लिए आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत स्लो बोलता हूँ, अंसर भी बहुत स्लो बोलता है। लेकिन खैर एडिटिंग में हम उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे हम। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है पूरी, है हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम इन सेशंस को रोकेंगे नहीं। और जो हम कोर्स भी यूट्यूब पे करा रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहेगा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सिलसिला चल पड़ा है तो हज़ारों आइडियाज़ दिमाग में आ रहे होते हैं, लेकिन फिर ऑपरेशंस भी हैं, काम भी हैं, क्योंकि हम लोग ऑडिट्स को भी देख रहे होते हैं, डीएमईज़ के ऑपरेशंस को भी देख रहे होते हैं। और उसके अलावा पूरी डीएमई जो जिन लोगों को सेटअप करनी होती है उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं, लॉयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, पेमेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। सो येस, सो we have many options in one place. You can say there is everything available. And yes, इंशाल्लाह जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और ढूंढते हैं कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने के लायक। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।